Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में जो हमारे चर्चा का मुख्य विषय रहने वाला है वो है आपका एयरफोर्स एक्स एंड वाई फेज सेकंड की इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक। और आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपका हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, अर्थात भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था। देखिए, आपका 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक एयरफोर्स फेज सेकंड की डेट आ चुकी हैं और लड़के आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसकी प्रिपरेशन धुआंधार भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आया हूं जिससे कि आपकी सफलता आपके फेज सेकंड में 100% सुनिश्चित हो सके। और इस टॉपिक के आने की संभावना आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रबल है। तो इस कारण से भी ये क्लास आप लास्ट तक अटेंड करिए और जानिए कि अगर आपको ये टॉपिक दिया जाता है जिसकी की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है तो आप वहां पर कैसे परफॉर्म करेंगे, अपनी ब्रीफिंग कैसे करेंगे, और जब जीडी स्टार्ट होगी तो आप किन किन पॉइंट्स को लेकर चल सकते हैं जिससे कि एसएसआर के द्वारा आपको अच्छे अंक दिए जाएं और आप जीडी में क्वालिफाई कर जाएं। देखिए, जो आज की क्लास है उसमें हम 3 इंपॉर्टेंट पहलुओं को लेकर चलेंगे। ये है आपका स्ट्रेंथ, यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे जो भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी मजबूती क्या है। ओके, फिर इसके चैलेंजेस, यानी कि जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कौन कौन सी चैलेंजेस फेस कर रही हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि वे फॉरवर्ड, यानी कि जो चैलेंजेस हैं हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं और अपने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे बेहतर और मजबूत कर सकते हैं। देखिए, आपका जो जीडी होता है वहां पर अलग अलग आपके एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे ऑफिसर्स के द्वारा डिफरेंट तरह की ब्रीफिंग दी जाती है। वो पहले आपसे कह सकते हैं कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दीजिए, या फिर वो कह सकते हैं कि आपके पास कैंडिडेट यू हैव 1 मिनट एंड इन विच यू हैव टू डिफाइन योरसेल्फ एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टॉपिक। तो देखिए, 1 मिनट आपके पास रहता है। अगर हम 1 मिनट को यूटिलाइज करें तो हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर मान लीजिए आपको वहां पर 1 मिनट दिया जाता है और उसमें आपसे कहा जाता है कि आपको अपने बारे में डिफाइन करना है, यानी कि इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस अबाउट योर टॉपिक। तो आप क्या करिए, इस 60 सेकेंड को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। पहले भाग में आप 25 सेकेंड क्या करेंगे, अपने बारे में बताएंगे। ओके, कि यानी कि अपने बारे में आप कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले कहिए कि सर मेरा नाम ये है, यानी कि व्हाट इज योर नेम। सेकंड इज अबाउट योर नेटिव प्लेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। फिर आप बता दीजिए सर मेरी करंट की क्वालिफिकेशन ये है, मेरी हॉबीज ये है और मेरा एम एयरफोर्स को ज्वाइन करना है क्योंकि मैं इसके प्रति पैशनेट हूँ, डेडिकेटेड हूँ। मुझे आर्मी की, एयरफोर्स की, तीनों ही सेनाओं की लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छी लगती है। इसको जो है अपना इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप अपना 25 सेकंड में इसको कवर कर दीजिए। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ 35 सेकंड रहता है आप सीधा किस पे आ जाइए, आप सीधा अपने टॉपिक पर आ जाइए और अपने टॉपिक को अधिक से अधिक समय दीजिए, उसको अच्छे से डिफाइन करिए। आप अपने टॉपिक को अच्छे से तभी डिफाइन कर सकते हैं जब आपके पास एक प्रॉपर कंटेंट हो, यानी कि उस टॉपिक के बारे में आपके पास उसकी प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ही मौजूद हों। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और यहां पर हम देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रेंथ से, इसकी ताकतें क्या है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है, देखिए जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपके चैलेंजेस है, सभी का मैं 5-5 पॉइंट आपको कवर करा रहा हूं। और ये 5 पॉइंट्स आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके एयरफोर्स एक्स वाई फेज सेकंड के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को लेकर चलेंगे तो आप 100% अपने एग्जाम में सफलता को प्राप्त कर लेंगे। और इसी के साथ पूरे क्लास में बने रहिए जिससे कि आपको हर चीजें क्लियर होती चली जाएं। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है, इंडिया हैज अ टोटल ऑफ 43,486
प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यानी कि भारत में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी संख्या कितनी है, 43,486। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रेंथ देख रहे हैं, यानी कि भारत में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी बेहतर है। देखिए, किसी भी देश में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स होंगे वहां पर लोगों का इलाज आसानी से किया जा सकेगा। तो ये भी क्या है, स्ट्रेंथ है। और लगभग 43,000 के ऊपर हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। फिर हम देखेंगे उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपका 1.18 मिलियन बेड्स हैं। ओके, 1.18 का अर्थ होता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 10 लाख से अधिक यहाँ पर बेड्स हैं। पेशेंट को उस बेड पे रखकर उनका इलाज आसानी से किया जा सकता है। और 59,264 ICUs हैं। इंटर क्रिटिकल यूनिट की संख्या यहाँ पर 59,000 से अधिक है। ये सब क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है। जब भी आप अपने टॉपिक को शुरू करिए तो सबसे पहले आप स्ट्रेंथ के साथ शुरू करिए। ऐसा ना कोशिश करिए कि देखिए हमारे यहाँ सब चीज़ें खराब हैं, बेकार हैं। और ये टॉपिक आपके एग्जाम में ऐसे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा 2020 आपका कोविड-19 में गुजरा है और इस कारण से इस टॉपिक के आने की संभावना आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रबल है। तो आपने देखा 43,000 आपका प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 1.18 मिलियन आपके बेड्स हैं और 59,000 के अबव आपके ICUs हैं। साथ ही साथ अगर हम वेंटिलेटर्स की बात करें तो उनकी संख्या 29,631 है। आप जानते हैं जब मार्च 2020 से पूरे भारत में लॉकडाउन लगा तो यहाँ पर वेंटिलेटर्स की सबसे कमी थी। और वेंटिलेटर्स हम किन देशों से मंगाते हैं, आपके चाइना से, अमेरिका से। भारत अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि वो वेंटिलेटर्स बना सके, तो ये भी हमारे लिए चैलेंज हो जाते हैं। लेकिन अभी हमें क्या देखना है, आपका स्ट्रेंथ देखना है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड देयर आर 25,778 पब्लिक हॉस्पिटल्स। देखिए, पब्लिक का अर्थ होता है सरकारी हॉस्पिटल्स। सरकारी हॉस्पिटल्स की भारत में संख्या कितनी है, ये है आपकी 25,778। ओके, और इनमें बेड कितने हैं, 7,13,986। फिर हम ICUs की संख्या देखेंगे तो 35,700, यानी कि 35,700। अगर हम एक कंपैरिजन करें आपके प्राइवेट वर्सेस पब्लिक हॉस्पिटल्स में, तो हम ये देख रहे हैं कि जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी फैसिलिटी भी अच्छी है। वहीं प्राइवेट जो आपका सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ कम है और नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स की संख्या भी कम है। तो देखिए, पर जब हम पूरे समग्र भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, दोनों ही पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो अगर हम इन दोनों की ताकत को वर्सेस ना करके प्लस कर दें, यानी कि एक स्ट्रेंथ की तरह काम करें, तो आप आसानी से बता सकेंगे कि भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी ताकतवर है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है आपका 11.9% ऑफ ऑल मैटरनल डेथ्स एंड 18% ऑफ ऑल इन्फेंट मॉर्टेलिटी, इसमें कमी आई है, यानी कि डिक्लाइन हुआ है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये डिक्लाइन हुआ है। आप जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 से आज़ाद हुआ है और भारत एक गरीब देश था, लेकिन अभी भारत एक क्या है, मिक्स इकोनॉमी वाला देश है और एक इमर्जिंग नेशन है। और भारत ने सबसे बड़ी एक अचीवमेंट प्राप्त की है कि जितने भी मैटरनल डेथ्स होते हैं, यानी कि जो मातृत्व, जब भी कोई माँ बच्चे को जन्म देती है और जन्म से 42 दिन के भीतर उस माँ का जब निधन हो जाता है तब तो उनसे क्या कहते हैं, मैटरनल डेथ्स। भारत में 11.9% की कमी आई है मैटरनल डेथ में। साथ ही साथ जो आपके इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है उसमें भी 18% की क्या आई है, कमी आई है। तो ये हमारी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का नतीजा रहा है कि हम इस उपलब्धि को प्राप्त कर सके हैं। तो जब भी आप बोलिएगा इन सब पॉइंट्स को कवर करते चलिएगा। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव दैट अफेक्ट पीपल इन ऑल स्टेट सच एज द नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आर इंस्टिल्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आप देख रहे हैं कि भारत सरकार भी अपना पुरजोर कोशिश लगा रही है कि भारत को हम एक अच्छा स्वास्थ्य
सेवा दे सकें। और इस लिहाज से भारत सरकार क्या लेकर आई है, आपकी आयुष्मान भारत योजना लाई है, जिसमें भारत सरकार ने क्या कहा है कि 50 करोड़ लोगों को, भारत के 50 करोड़ लोगों को हम आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित करेंगे। और ये भारत सरकार कर भी रही है। अभी आपने देखा कि सेहत स्कीम को आपके जम्मू कश्मीर में लॉन्च कर दिया गया है, जिससे क्या होगा, पूरे भारत में अब आयुष्मान हेल्थ कार्ड मिलेगा और लोग जाकर अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकेंगे। तो ये सब क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। साथ ही साथ आपकी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया है। और आपको जान के ये खुशी होगी कि 2017 में भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ मिशन को भी जारी कर दिया है, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि अब हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी बूस्ट करेंगे, तेज करेंगे। देखिए ये सब पॉइंट्स हैं, अगर आप इस पॉइंट्स को लेकर चलेंगे, जब बोलेंगे तो एसेसर के द्वारा आपको सुना जाएगा और आपको उनके द्वारा एक अच्छा अंक दिया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से अपने ग्रुप डिस्कशन में पास कर सकेंगे। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, foreigners in increasing numbers are now coming to India for private health care. Medical tourism segment in India is growing at the rate of 18% and it is expected to reach $9 billion by 2020. देखिए इस पॉइंट में बात कर रहा है कि भारत में फॉरेनर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए एक शब्द आपने सुना होगा, टूरिज्म का अर्थ आप ये समझते होंगे कि घूमना, कहीं किसी देश में जाकर आप घूमना। लेकिन टूरिज्म का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता है। टूरिज्म का अर्थ होता है, टूरिज्म कई प्रकार का होता है। जैसे आपका एजुकेशन टूरिज्म, मान लीजिए भारत से कोई छात्र या छात्रा रशिया में जाकर MBBS की पढ़ाई करना जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एजुकेशन टूरिज्म। अगर मान लीजिए कोई घूमने आएगा यहाँ पर, तो हम क्या उसको कहेंगे, कल्चरल टूरिज्म। और अगर मान लीजिए कोई किसी देश में अपना इलाज करवाने जाता है, तो हम उसे कहेंगे मेडिकल टूरिज्म। तो भारत में सबसे ज़्यादा मेडिकल टूरिज्म होता है और फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबसे चीप है, यानी कि एफोर्डेबल है। तो हम इसको कहेंगे आपका मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म में भारत में वृद्धि हो रही है और हमने देखा है कि 18% ग्रोथ हो रहा है और दिसंबर 2020 तक ये आंकड़ा $9 बिलियन की इकोनॉमी को छू रहा है। तो ये भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की एक स्ट्रेंथ है। और आखिरी स्ट्रेंथ हम इस प्रकार देखेंगे, देखिए, द मल्टीपल रीजंस फॉर ग्रोथ एंड आर इंक्रीज डिसीजेस एंड ड्यू टू लाइफ स्टाइल्स, राइजिंग इनकम, ग्रेटर हेल्थ अवेयरनेस, इंप्रूव्ड एक्सेस टू इंश्योरेंस। देखिए भारत में जो आबादी है वो लगातार उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि होती चली जा रही है, जिससे कि उनका लाइफ स्टाइल बेहतर हो रहा है। और साथ ही साथ आप इस पॉइंट को किससे जोड़ सकते हैं, इस पॉइंट को आप जो आपका 21 जून को योगा डे होता है, इंटरनेशनल योगा डे होता है, उससे भी आप जोड़ सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भारत की सोसाइटी में बिहेवियरल चेंज देखा जा रहा है। सभी लोग अब हेल्थ कॉन्शियस हो जा रहे हैं और अपने स्वास्थ्य पर सबसे अधिक ध्यान दे रहे हैं। तो ये पूरी बातें क्या हुई आपकी स्ट्रेंथ से। तो देखिए आप स्ट्रेंथ भी बताइए, आप चैलेंजेस भी बताइए, साथ ही साथ आप ये बताइए कि जो चैलेंजेस हैं, जो वीकनेस है, हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। आप स्मार्टली वहाँ पर बिहेव करिए अपने ग्रुप डिस्कशन में अपने साथियों के साथ और अच्छे पॉइंट्स लेकर चलिए, जिससे कि जो सुनने वाला रहे, जब वो सुने तो ये देखे कि हाँ आप पढ़कर आए हैं, आप तैयारी करके आए हैं और आप एयरमैन बनने के लायक हैं और आप में वो क्वालिटीज़ हैं जिससे आप एयरमैन भारतीय वायुसेना में बन सकते हैं। तो चलिए अब हमने स्ट्रेंथ देख लिया, अब हम जानेंगे आपके हेल्थ केयर सिस्टम की 5 वीकनेस क्या है, यानी कि चैलेंजेस क्या है। मैं उन्हें वीकनेस का तो नाम नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि वो हमारे देश के लिए क्या है, एक चैलेंज है। तो अगर हम चैलेंज की तरफ बढ़ेंगे तो चैलेंज में हम सबसे पहला देखेंगे, देखिए, लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PHS,
PHS। ओके, भारत में सबसे बड़ी कमी किसकी है? प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज की, यानी कि जो हमें चीज़ें चाहिए उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है और हमें प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर लिखा है लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इवन वेयर देयर इज अ वेल फंक्शनिंग पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ओनली सर्विसेज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी केयर, लिमिटेड चाइल्ड केयर एंड सर्टेन सर्विसेज रिलेटेड टू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आर प्रोवाइडेड। देखिए, भारत में जो PSUs हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल्स हमें प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो क्या क्या करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमें सर्विसेज दे सकते हैं, साथ ही साथ चाइल्ड केयर से रिलेटेड सर्विस देते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई बड़ा रोग हो जाता है तो उस रोग का उपचार करने में वो असमर्थ होते हैं। तो ये क्या है? एक बड़ा सेटबैक है। ओके, और ये हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है, यानी कि हम छोटे छोटे रोगों का उपचार तो कर लेते हैं, लेकिन जब समस्या बढ़ती है, यानी कि अगर हम हेल्थ केयर लेवल पे देखेंगे, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी लेवल की चीजें आती हैं। प्राइमरी को तो हम रिसॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी जो आपके रोग होते हैं, डिसीजेज होते हैं, हम उनको टैकल करने में असमर्थ होते हैं। तो ये आपका पहला सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब हम अगर दूसरा देखेंगे तो यहां पर हम पाते हैं कि सप्लाई साइड डिफिशियंसीज, यानी कि भारत में क्या है? पुअर हेल्थ केयर मैनेजमेंट स्किल्स। यहाँ पे जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं उनमें स्किल्स का अभाव है, वो उतने कौशल नहीं है। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो किसी के पेट में कैंची, किसी पेट में तौलिया छोड़ देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये पुअर हेल्थ मैनेजमेंट से ही संभव हो पाता है। अगर हमारे हेल्थ वर्कर्स स्किल्ड रहेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग प्राप्त किए रहेंगे, तो वो इन चीज़ों को करने से बचेंगे। फिर आगे आता है लैक ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड सपोर्टिव सुपरविजन फॉर हेल्थ वर्कर्स प्रिवेंट डिलीवरी ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। यहां पर मोटा मोटा कहने का है कि भारत में स्किल डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा अभाव है। अगर हम अपने नर्सेस को, अपने हेल्थ वर्कर्स को अधिक से अधिक कौशल करेंगे, स्किल्ड करेंगे, तो वो क्या हो सकेंगे? हमारे स्वास्थ्य सेवा में और भी बढ़ चढ़कर वो योगदान दे सकेंगे। लेकिन अभी ये योगदान सबसे कम है और ये हेल्थ वर्कर सबसे अधिक आपके अनस्किल्ड हैं, यानी कि उनमें कौशल की कमी है। फिर तीसरा है आपका चैलेंजेस इनएडिक्वेट फंडिंग। देखिए, भारत सरकार जो हेल्थ केयर सिस्टम में अपने GDP का लगभग सिर्फ 1.3% ही खर्च करती है। GDP का सिर्फ 1.3% ही खर्च करती है। और हमें चाहिए कि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम में GDP का लगभग कितना खर्च करें? 2.5% करें। ठीक है, हमारी नीड कितने की, हमारी जरूरत कितने की है? 2.5% की है। और अभी भारत सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है? तो सिर्फ 1.3% किया जा रहा है। तो ये भी सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास इनएडुकेट फंडिंग है। ओके, जब आप अपनी बात रखिएगा तो इन सब पॉइंट्स को भी कहिएगा। ओके, और अपना एक नोट्स बनाते चलिए, ऐसे लिखते चलिए और अपनी भाषा में आप अपने GD को ट्रांसफर करिएगा सामने वाले के सामने। अगर आपका क्वेश्चन होगा सर हम प्रिपेयर और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आज के ज़माने में सभी के पास जो है सेल फोन है। आप क्या करिए, सेल्फी कैमरा को ऑन करिए, अपना वीडियो बनाइए कि आप सामने खड़े हुए हैं और आप अपना लेक्चरेट दे रहे हैं। जितना बार आप बोलेंगे उतनी फ्लुएंसी आप में आएगी, आपकी इंग्लिश और भी स्ट्रांग होगी और कंटेंट तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं। चलिए अब हम जानेंगे इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, ओवरलैपिंग ज्यूरिडिक्शन। ओवरलैपिंग ज्यूरिडिक्शन, देखिए इसमें क्या लिखा है, देयर इज नो एनी सिंगल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ दैट इज लीगली empowered टू इशू गाइडलाइंस एंड इन्फोर्स कॉम्प्लायंस ऑफ द हेल्थ सेफगार्ड्स। यानी कि भारत में कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी नहीं बनी है जो जितने भी यहाँ पे हमारे यहाँ स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन इशू कर रहा हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो उनको एड्रेस कर सके। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। अब हम इसका लास्ट पॉइंट जानेंगे और देखेंगे। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज आपका आ जाता है डॉक्टर और पेशेंट रेशियो का। भारत इन इंडिया there are
1:1000 रेशियो बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, अर्थात भारत में 1000 लोगों के ऊपर सिर्फ एक ही डॉक्टर अवेलेबल है। तो ये सबसे बड़ी आपकी चिंताजनक बात है कि 1000 लोगों को की देखभाल करने वाला सिर्फ एक ही आपका डॉक्टर है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, आप इसको बताइएगा भी। और आप इसका वे फॉरवर्ड कैसे कहेंगे, यानी कि आप जब कंक्लूड करेंगे तो आप इन सब समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगा। अब हम जानेंगे इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यानी कि जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, हम उन्हें दूर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, मोर फंडिंग। हमें क्या चाहिए, अधिक से अधिक फंडिंग चाहिए। अभी जीडीपी का कितना परसेंट यूज हो रहा है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, तो वो सिर्फ 1.3% हो रहा है। हमें कितना चाहिए, एटलीस्ट 2.5% चाहिए। और आपका मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2017 में भारत सरकार ने आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाया था। और इस नेशनल, देखिए यहाँ पे लिखा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, और उसमें कहा गया था कि भारत सरकार वर्ष 2025 तक अपने जीडीपी का 2.5% खर्च करेगी आपके हेल्थ केयर सिस्टम में। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द करें, क्योंकि जैसे हमने देखा कोविड-19 जैसे महामारी ने पूरे विश्व को अफेक्ट किया और भारत को सबसे ज़्यादा। तो हमें चाहिए कि हम जीडीपी में इसका योगदान और बढ़ाएं। फिर दूसरा आपका आता है बिहेवियरल चेंज, यानी कि लोगों में हमें अब जागरूकता लानी होगी, अवेयरनेस लानी होगी कि वो योग करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, डाइट अच्छे से फॉलो करें, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल फूड्स लें। ओके, तो इससे हम अपने समाज को, अपने देश को बेहतर कर सकते हैं। अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उनके घर की और हमारे देश की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। फिर तीसरा पॉइंट इसमें आता है, वे फॉरवर्ड में आप क्या कह सकते हैं, टू गिव द कवरेज ऑफ द आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अभी क्या है, सिर्फ 50 करोड़ लोगों को ही ये सुविधा दी जा रही है, और भारत की पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 135 करोड़ है। सो देयर इज अ नीड टू गिव आयुष्मान भारत योजना टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हमारी सरकार ये योजना को सभी को देती है तो सभी क्या करेंगे, उनका थोड़ा बोझ कम होगा और भारत सरकार की सहायता से वो अपना इलाज करा सकेंगे। फिर चौथा हम पॉइंट देखेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए ये क्या होता है, जब पढ़ेंगे तो आप आसानी से जान सकेंगे कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। There is a need to make the nutrition, water, sanitation and hygiene part of the core function of the पंचायती राज institutions and municipalities। देखिए अब हमें जरूरत है कि हम अपने जनता को, हम अपनी पब्लिक को क्या प्रोवाइड करें, हाइजीन प्रोवाइड करें, साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करें, जिससे कि उनमें एक स्वास्थ्य विकास हो सके और हमारी कंट्री लीड कर सके। और हमें इसको कहाँ पे इंप्लीमेंट करना होगा, सबसे ज़्यादा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, साथ ही साथ म्युनिसिपैलिटीज में। एक इंडेक्स मैं आपको और देना चाहता हूं आपके एडिशनल नॉलेज के लिए। देखिए भारत में 2 तरह के जगह होती, एक अर्बन और एक रूरल। अर्बन का अर्थ क्या होता है, शहरी, और रूरल का अर्थ होता है ग्रामीण। अर्बन एरिया में भारत की आबादी का 30% लोग निवास करते हैं, और अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो 70% लोग आपके गांवों में रहते हैं। तो यहाँ पे देयर इज अ नीड टू गिव हाइजीन, प्रॉपर सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वेदर दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज। तो ऐसा कहे कि जब आप ऐसा पॉइंट रखेंगे तो एसेसर के सामने आपकी छवि और भी अच्छी होगी, और वो जान सकेगा कि हाँ, कि आप में कुछ दम है और आप इतने योग्य हैं कि इस परीक्षा को आसानी से निकाल सकते हैं, और आपको इसका बेनिफिट भी मिलता जाएगा। अब इसका लास्ट पॉइंट कुछ इस तरह से है, क्रिएटिंग बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो रूरल एरिया है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर 70% आबादी भारत की रहती है, लेकिन वहाँ पे अभी हम देखें कि
अभी तक कोई भी जैसे एम्बुलेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गया, उतना विकास वहाँ पर नहीं हो पाया है, जिससे कि वो सबसे ज़्यादा समस्या फेस करते हैं। तो हमें चाहिए कि भारत सरकार और भारत की राज्य सरकार वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, जिससे कि वहाँ के लोगों को आसानी से सभी सुविधा मुहैया हो सके। तो देखिए, अब मोटा मोटा मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करिए, अपने आप को इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, अपने इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या कह सकते हैं। अपने इंट्रोडक्शन में आप 25 सेकंड में, ओके, 25 सेकंड में आप क्या करिए, 25 सेकंड अपना रख लीजिए अपने इंट्रोडक्शन के लिए, जिसमें आप अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आपकी करंट क्वालिफिकेशन, फिर आपकी हॉबीज, और लास्ट में अपना एम बता दीजिए कि सर आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन एयर फोर्स बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट यूनिफॉर्म ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। फिर आप कहिए टुडे द टॉपिक विच हैज बीन गिवन टू अस इज हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, ओके। फिर आप थोड़ा कुछ उसका स्ट्रेंथ बताइए, फिर आप बताइए स्ट्रेंथ तो है ही है, साथ ही साथ इसके चैलेंजेस भी हैं। चैलेंज बता के आप शांत हो जाइए। फिर आपकी जब जीडी शुरू होगी तो आप वहाँ पे हर चीज़ों को बताइए, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट्स और इंडेक्सेस कवर कराए हैं, और लास्ट में आप अपना कंक्लूजन भी दीजिए। और 1 बाय 1 वो ऑफिसर्स आपसे पूछते भी हैं, चलिए आपकी राय क्या होगी, चलिए आप बताइए चेस्ट नंबर ये। तो आपको हमेशा तैयार रहना है। जितना कंटेंट सॉलिड होगा आपका, उतने ही आपके रिकमेंडेशन होने के चांस अधिक से अधिक होंगे। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करूं, और आप भी पढ़ते रहिए, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो इसी के साथ जय हिंद and wish you all the best. Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.